नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत खास बात इंडिया में। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात शुरू करेंगे विशाखापट्टनम से। विशाखापट्टनम में एक केमिकल फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक होने की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई। यहां काम कर रहे 11 मजदूर मौत के शिकार हुए। बाकी 1000 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। आपको ये भी बता दूं कि यहाँ के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने ऐलान किया है कि तमाम मृतकों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और पीड़ितों के परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये आग अभी शांत भी नहीं हुई है कि दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में भी इसी तरह की घटना हुई। यहाँ एक पेपर मिल में गैस लीक हो गया, जिसकी वजह से यहाँ 7 मजदूर बुरी तरह घायल हो गए। 7 को गंभीर हालत में एक अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां 7 का इलाज चल रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन प्रबंधन ने मदद का आश्वासन दिया है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष कवच नामक एक ऐप का शुभारंभ किया है और इस ऐप को लॉन्च किया उन्होंने। और योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर बचना है कोरोना वायरस से तो सरकारी नियमों का पालन करना होगा और इस ऐप का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना होगा। और भी क्या बातें कही योगी आदित्यनाथ ने, जानेंगे उनके बयान में। मंत्री डॉक्टर सैनी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव CRK तिवारी जी, प्रमुख सचिव आयुष श्री त्रिवेदी जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी और आयुष विभाग के सभी अधिकारीगण, मुझे आयुष कवच के इस मोबाइल ऐप के लॉन्च करने पर हृदय से प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ आज पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। आयुर्वेद में और भारत की प्राचीन परंपराओं में इस प्रकार के किसी भी वायरस से लड़ने के बारे में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने से संबंधित बहुत सारे तथ्य भरे पड़े हैं। आम जनमानस के बीच में उसे प्रस्तुत करना और सहजता के साथ उनकी उपलब्धता और सरल भाषा में उसे सबके सामने ले जाने का प्रयास, यह बहुत दिनों से इसकी आवश्यकता महसूस हो रही थी। और आज मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश राज्य आयुष विभाग के द्वारा आयुष कवच कोविड-19 के संदर्भ में आज एक मोबाइल ऐप विकसित करके उसे सर्वसाधारण के उपयोग के लिए लॉन्च किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर आयुष विभाग के मंत्री जी को, विभाग के प्रमुख सचिव और अन्य अधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि आयुष कवच मोबाइल ऐप या भारत की योग और आयुर्वेद की प्राचीन विधा को शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने की दृष्टि से नित्य नए जो प्राचीन प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर हमारी वर्तमान परिवेश में जो कुछ भी इस प्रकार के प्राचीन नुस्खे हैं या जो उस प्रकार के तथ्य दिए गए हैं, इन सब को नित्य नए प्रयोग को और नित्य नई चीज़ों को हम
इस आयुष कवच के माध्यम से जनसाधारण को उपलब्ध कराने में सफल होंगे। इसके आज के इस लॉन्चिंग कार्यक्रम के अवसर पर मैं एक बार फिर से आयुष विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं और मुझे विश्वास है कि अधिकाधिक लोग इस मोबाइल ऐप का उपयोग करके इससे लाभान्वित होंगे और अपने आसपास के परिवेश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करके हम कोरोना जैसे वैश्विक महामारी को परास्त करने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से आयुष विभाग को आयुष कवच कोविड-19 के इस मोबाइल ऐप को बनाने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। मुश्किलों में अपना वतन बहुत याद आता है, जाने दो हमको वतन कोई हमको बुलाता है। ये शेर बिल्कुल फिट बैठता है उन मजदूरों पर जो मजदूर फंसे हुए हैं विभिन्न राज्यों में और जिन्हें सरकार की मदद से एक दूसरे जगह लाया जा रहा है। इसी क्रम में आपको बता दूं कि बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी के प्रयासों से काफ़ी मजदूरों को बंगाल लाया जा रहा है दूसरे प्रदेशों से। ऐसे ही कुछ मजदूरों को लाया गया। बिहार के मधुबनी में काम कर रहे थे कुछ मजदूर। एक प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा था, उस प्रोजेक्ट में पिछले 3 वर्षों से काम कर रहे थे, लेकिन ठेकेदार उनकी मदद नहीं कर रहे थे, लिहाजा उन्हें आना पड़ा और झाझा से बंगाल सरकार ने उनके लाने की यहाँ व्यवस्था कर दी। आपको बता दूं कि ये मजदूर पूर्वी बर्दवान जिले के रहने वाले हैं और पिछले 3 सालों से मधुबनी के इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे और ये प्रोजेक्ट पिछले 3 सालों से चल रहा था, लेकिन ठेकेदार उनके साथ सहयोग नहीं कर रहे थे, ऐसा इनका कहना है। हमारे संवाददाता ने इनसे बातचीत भी की। ভাই তোরা কত কত নম্বর গাড়ি কোন পারমিশন কে দিয়েছে এটা আমাদের পারমিশন কারণ পারমিশনই না সব বলা না কালকে সকালে স্যার ওই মেডিকেলটা করিনি নামটা লেখা চলে আসে এদিক থেকে গ্যাপ দিয়ে ওদিকে চলে যাবে একজন গ্যাপ দিয়ে একজন এরকম ভাবে দাঁড়াবে
প্যান্ট করুন না ছবিটা মারবি তুই স্টিল তো উপরটা কাম কম এটা আমাদের পেট্রোল কন্ট্রোলে যেমন তেমন করে করাতে হবে আর যদি কেউ করতে না চায় ওপরে রিপোর্ট যাবে চাকরির ক্ষতি হবে হ্যাঙ্গগুলো একটু চালিয়ে দিস রে লাগছে ওটা বডি আছে মানে কোথায় ছিলে আমরা বিহারের মধুবনী ডিস্ট্রিক্টের নল জল যোজনার কাজে গেছিলাম। ওখান থেকে ঠিকাদার আমাদের লকডাউন হয়ে যাওয়ার কারণে কিছু পয়সা দিয়ে চলে যায়, তারপরে আর আমাদের ফোন তোলে না। আমরা ওখান থেকে বিগত 10 দিন পায়ে হেঁটে ঝাঁঝাতে পৌঁছাই। ঝাঁঝা কবে পৌঁছেছিলে ঝাঁঝা আজকে সকালবেলা পৌঁছাই। ওখান থেকে আমাদের বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ওনার উদ্যোগে আমাদেরকে ঝাঁঝা থেকে নিয়ে আসা হয় পুলিশ প্রশাসন দ্বারা। আমরা এখন আসানসোলে এসে পৌঁছাই। তোমরা কি চিন্তা ভাবনা করেছিলে যে বিভিন্নভাবে তোমাদেরকে নিয়ে আসা হবে? না স্যার, আমরা এইভাবে ভাবিনি যে আমাদেরকে এইভাবে নিয়ে আসা হবে। তোমরা মানে এলে কি মানে কার উদ্যোগে এখানে ফিরে এলে? আমরা এখানটা মমতা ব্যানার্জির উদ্যোগে, আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে আমরা এখানটা পৌঁছাই। উনি আমাদেরকে আনার ব্যবস্থা করে। তোমার নাম? আমার নাম রাজেশ দেবনাথ। মানে তোমরা এখন যাবে কোথায়? আমরা যাব পূর্ব বর্ধমানের নাদনগড় থানায় অন্তরে রাজাপুর ভাতশালা গ্রামে। কতজন ছিলে তোমরা? আমরা 10 জন ছেলে আছিলাম। 10 জন কি একই জায়গায়? 10 জন না, আমরা 4 জন আছি একই জায়গার, বাকি 6 জন আছে বুলবুলি তলার কালনা থানার। কি নাম তোমার? আমার নাম রাজেশ দেবনাথ। ফিরলে? আমরা বিহারের মধুবনী ডিস্ট্রিক্টে ফুলপরশ গ্রামে কাজ করছিলাম। সেখান থেকে আমাদের ঠিকাদার আমাদের কোনো রকম হেল্প করেনি। যেটুকু কাজ করেছিলাম তার কিছুটা মাত্র পয়সা দিয়েছিল, আর বাদবাকি পয়সা দেয়নি। তার কারণে আমাদের যা পয়সা ছিল সেটা দিয়ে আমরা চলছিলাম। লকডাউন বাড়ার কারণে আমাদের কাছে পয়সাকড়ি শেষ হয়ে যায় এবং তার জন্য আমরা বাড়ি থেকেও পয়সা মাঙাই, সেই পয়সাও শেষ হয়ে যায়। তাই আমরা না পয়সা থাকায় আমরা বাড়ি ফেরার সিদ্ধান্ত নিই পায়ে হেঁটে। সেখান থেকে আমরা বেরিয়ে যাই। আমরা আবার বলতে রেকর্ড কোথায় করেছি? হ্যাঁ বলো। তোমরা কোথা থেকে, তোমরা কোথাকার, তোমার বাড়ি কোথায়? তোমাদের বাড়ি নিজের আমাদের পঞ্চমতলা পূর্ব বর্ধমান নাদনগড় থানার এরিয়া রাজাপুর ভাতশালা। কতদিন আগে গেছিলে? আমরা থেকে প্রায় 3 থেকে 3.5 মাস আগে গেছিলাম বিহারে। তোমরা এখন এলে কিভাবে? পশ্চিমবঙ্গে ঢুকলে কিভাবে, মানে কিভাবে এলে? আমরা মোবাইলে, ফেসবুকে, সোশ্যাল নেটওয়ার্কে যাওয়ার পর সেখান থেকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সেখান থেকে আমাদের হেল্প করে, আমাদের গাড়ি পাঠায় আমাদের আনার জন্যে। তার উদ্যোগে আমরা বাড়ি ফিরি এখন আসানসোল। তোমাদের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে কোথার থেকে আনা হলো? কোথায় তোমরা ফেলেছিলে? ঝাঁঝাতে। আচ্ছা, বিহারের ঝাঁঝাতে। তো তোমাদেরকে বিহার সরকার বা না কোনো রকম হেল্প করেনি। এবং যেসব প্রশাসনের কাছে আমরা হেল্প চেয়েছিলাম, ফোন করেছিলাম আমাদের কাছে আসার জন্য, যে আমাদের হেল্প করার জন্য, তারা এসে বরং আমাদের উল্টো আমাদের বলে যে তাদের এরিয়া ছেড়ে দেওয়ার জন্য। কোনো স্টেশনও থাকতে দেয়নি আমাদের, তার এরিয়া ছেড়ে দেওয়ার জন্য বলেছে। তো তোমরা কি এই কদিন কিভাবে পেলে? না খাওয়া দাওয়া কিভাবে পেলে? খাওয়া দাওয়া যা ছিল পয়সা করি তাদের বিস্কুট কিনে খাচ্ছিলাম। এবং কেউ রাস্তায় যে আসতে কিছু ভালো মানুষও পেয়েছি, কিছু খারাপ মানুষও পেয়েছিলাম। কিছু ভালো মানুষরা খাওয়া দাওয়া দিয়েছে, কিছু লোক দেয়নি। সরকারিভাবে হেল্প পাবনি? কোনো হেল্প পাইনি। আর আমাদের কোনো স্টেশনে মানে জিআরপি ওয়ালারা কোনো স্টেশনে থাকতে দেয়নি।
এখন কিছুটাই আসার পর তারপরে থাকতে দিলাম। আমাদের গোয়ালি স্টেশনের পর থেকে আমরা থাকতে দিয়েছি। আগের স্টেশনগুলো আমরা প্রতিদিন রাত জঙ্গলে কাটিয়েছি। মানে খুব আতঙ্কে পেরিয়েছে। এখন কি তোমরা শান্তি পেলে এসে? হ্যাঁ, খুব শান্তি হয়েছে। আমার ঘরে যেতে হয়। তোমরা দিদিকে কি বার্তা দেবে, দিদিকে কি বলবে? অসংখ্য ধন্যবাদ দেওয়া। কি নাম তোমার? দীপক দেবনাথ। मुश्किलों में अपना घर बहुत याद आता है, जाने दो हमको वतन कोई हमको बुलाता है। ये शेर बिल्कुल फिट बैठता है, हमने आपको बताया। और इसके बाद हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र से जो खबर आ रही है, यहाँ 16,000 से ज्यादा लोग संक्रमण के शिकार हो गए हैं, जिन्हें अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। लेकिन एक और वीडियो यहाँ वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। ऐसा कहा जा रहा है कि मुंबई के एक सरकारी अस्पताल में लाशों के साथ रखा जा रहा है कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को। और वाकई ये चिंता का विषय है और ये बहुत जोर शोर से ये खबर फैल रही है और एक वीडियो भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। ये अगर ऐसी बात है तो वाकई ये बहुत ही लापरवाही की बात है और महाराष्ट्र सरकार को इस पर बहुत ही गंभीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए। क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, ये बीमारी बढ़ रही है, वाकई चिंताजनक है। आइए अब हम आपको लिए चलेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के मकसद से कुछ ऐलान किया है। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन के दौरान उन्होंने ऐलान किया कि छोटे उद्योगपति जो हैं लॉकडाउन की वजह से टूट गए हैं, ऐसे उद्योगपतियों के लिए मध्य प्रदेश सरकार मदद का हाथ बढ़ाएगी और उनके लिए जितना भी हो सकेगा मदद करेगी मध्य प्रदेश सरकार। आइए देखते हैं संवाददाता सम्मेलन के दौरान किस तरह की बातें कहीं शिवराज सिंह चौहान ने, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। लेकिन कोरोना से डरना नहीं है, लड़के से पराजित करना है। कोरोना के संकट ने हमारी अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा प्रभाव डाला है और हमारी अर्थव्यवस्था भी ध्वस्त जैसी हो गई है। आर्थिक गतिविधियां मंद पड़ गई है। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाने का एक व्यापक अभियान चल रहा है। हम मध्य प्रदेश में भी इस अभियान में जुटे हुए हैं। कोरोना ने दुनिया की परिस्थितियां बदल दी हैं। इन बदलती हुई परिस्थितियों में हमको लोगों के लिए, हमारे युवाओं को, हमारे मजदूरों को रोजगार के अवसर हमें उपलब्ध कराना है। और इसके लिए हमने 2 योजनाएं बनाई है। एक शॉर्ट टर्म योजना जिसके तहत मनरेगा के अंतर्गत हम लाखों मजदूरों को, लगभग कल 13 लाख मजदूरों को हमने रोजगार दिया था। हमने निर्माण की बाकी गतिविधियां भी शुरू की है, जिससे रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। अनेकों रोजगार के अवसर सृजित किए, हम उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बावजूद इसके एक ऐसी योजना की जरूरत भी है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कि जो नए रोजगार के अवसर सृजित करे। और आज पूरी दुनिया में, विशेषकर चीन जैसे देशों से, कई लोग अपने उद्योग दूसरे देशों में स्थानांतरित करना चाहते हैं। कोरोना हमारे लिए चुनौती भी है, लेकिन उस चुनौती को हमने अवसर में बदलने का फैसला किया है। और अवसर में बदलने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमने की है। अगर हमको रोजगार के नए अवसर सृजित करना है तो निवेश लेके हमें मध्य प्रदेश में भी आना पड़ेगा। निवेश, निवेश से रोजगार।
रोजगार मजदूरों को भी, रोजगार युवाओं को भी। इस संभावना का हमें पूरी तरह से दोहन करना पड़ेगा और इसलिए उद्योग जगत भी कई दिनों से श्रम सुधारों की मांग कर रहा था। ये श्रम सुधार मजदूरों के हितों को भी ध्यान में रखते हुए, नए मजदूरों को भी, नए उद्योगों में मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए, नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए जरूरी हो गए थे। लाल फीताशाही के कारण कई नियमों के मकड़जाल में निवेशकों को फंसना पड़ता था। हमने उनको उससे मुक्त करने का फैसला किया है। यह अवसर है जब हम अपने नियमों को समय की जरूरत के मुताबिक बदलें, उनका सरलीकरण करें, उनको सरल बनाएं, ताकि देश और विशेषकर दुनिया से अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो रहे उद्योगों को हम अपने प्रदेश में ला सकें। और इसलिए हमने श्रम कानूनों में, लेबर लॉज में समय के अनुरूप व्यापक किया है। जब श्रम कानूनों में सरलता होगी, नए उद्योग फिर आसानी और सरलता से हमारे यहां लग सकेंगे, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और श्रमिकों के हितों की रक्षा भी होगी। उद्योग जगत और श्रमिकों के बीच भी एक विश्वास का वातावरण बन सकेगा। इसलिए श्रम सुधारों का अगर उद्देश्य कोई है तो पहला, नए रोजगार के अवसर सृजित करना, नौजवानों को, मजदूरों को रोजगार ही आज की महती आवश्यकता है। प्रदेश में औद्योगिक वातावरण को, औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, नए निवेश को मध्य प्रदेश में आमंत्रित करना, हमारे मजदूरों के, श्रमिकों के हितों की रक्षा करना, लेबर लॉज में कई बार शासकीय प्रक्रियाओं के कारण पारदर्शिता नहीं थी, कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, तो शासकीय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना, कोविड महामारी से प्रभावित उद्योगों एवं व्यवसायों को, व्यापार को पुनः पटरी पर लेकर आना, आर्थिक क्षेत्र की चुनौतियों को अवसर के रूप में परिवर्तित करना। और इसलिए मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य बना है क्रांतिकारी श्रम सुधारों के क्षेत्र में। अब पंजीयन या लाइसेंस उद्योग के लिए, निवेश के लिए, दुकानों के लिए, ठेकेदारों के लिए, बीड़ी निर्माताओं के लिए केवल एक दिन में किया जाएगा। पहले विभिन्न लेबर लॉज के अंतर्गत पंजीयन मतलब रजिस्ट्रेशन 30 दिन में जारी किया जाता था। अब इस अवधि को घटाकर केवल 1 दिन कर दिया गया है, ताकि निवेशकों को, व्यवसायियों को अनावश्यक चक्कर ना लगाना पड़े। और इसके कारण कारखाने, दुकानें, कॉन्ट्रैक्टर, मोटर परिवहन कर्मकार
मध्य प्रदेश भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अंतर्गत आने वाली निर्माण एजेंसियों का पंजीयन या लाइसेंस जारी करने की कार्यवाही केवल 1 दिन में ही हो सकेगी। और इस संबंध में हमने पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट के अंतर्गत संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। अगर संबंधित अधिकारी 1 दिन में पंजीयन नहीं करेगा तो उसको जुर्माना भरना पड़ेगा, और वो जुर्माना हर्जाने के रूप में जिसका पंजीयन होगा उसको देना पड़ेगा। कारखाना लाइसेंस नवीनीकरण, फैक्ट्री लाइसेंस रिन्यूअल, अब 1 साल की बजाय 10 साल में कराए जाने का प्रावधान किया है। हर साल रिन्यूअल की जरूरत क्या है? 1 साल के बाद फिर चक्कर लगाओ। इससे हमने मुक्त कर दिया है। अब एक बार रिन्यूअल करा लिया तो 10 साल तक फिर रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं होगी। ठेका श्रम अधिनियम, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अंतर्गत कैलेंडर वर्ष के स्थान पर अब संपूर्ण ठेका अवधि के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा। नहीं बार बार लाइसेंस के लिए जाइए और परेशान होइए, इससे मुक्त कर दिया गया है। नए कारखानों का रजिस्ट्रेशन, पंजीयन या लाइसेंस जारी करने की व्यवस्था ऑनलाइन होगी। आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन लाइसेंस या पंजीयन जारी कर दिया जाएगा। स्टार्टअप उद्योगों को प्रोत्साहित करने के कि उन्हें केवल एक संशोधन कर दिया है। अब प्रदेश में दुकान एवं स्थापना सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक खुली रह सकेंगी। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस महत्वपूर्ण संशोधन से एक और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे, निर्मित होंगे, और दूसरी ओर दुकानों में अनावश्यक भीड़ नहीं लगेगी। फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा सकेगा। कोविड महामारी के दौरान कारखानों में कार्य करने की पालियों की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दी गई है, बशर्ते श्रमिक काम करना चाहे। सप्ताह में 72 घंटे तक ओवर टाइम की अनुमति प्रदान कर दी गई है, लेकिन अतिरिक्त अवधि में श्रमिकों को नियमानुसार ओवर टाइम देना होगा। कारखाना नियोजक उत्पादकता बढ़ाने के लिए अपनी सुविधानुसार शिफ्टों में भी परिवर्तन कर सकेंगे। इस संबंध में फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत अधिसूचना जारी कर दी गई है। कारखानों में कार्य की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए श्रम कानूनों के अंतर्गत 61 रजिस्टर रखने और 13 रिटर्न दाखिल करने का प्रावधान था। मैं तो सोचता था कि 61 रजिस्टर रखने का औचित्य क्या है। आखिर एक ही कारखाने से 13 रिटर्न क्यों भरवाए जाएं, दाखिल करवाए जाएं। और इसलिए अब 61 रजिस्टर और 13 रिटर्न दाखिल करने के स्थान पर
केवल एक ही रजिस्टर रखने और एक ही रिटर्न दाखिल करने की व्यवस्था की गई है। रिटर्न फाइल करने के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन ही पर्याप्त होगा। स्वप्रमाणन की व्यवस्था कर दी गई है। एम्प्लॉयर मतलब नियोजक स्वयं अपने द्वारा चुने गए तृतीय पक्ष के निरीक्षकों से मतलब थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन अपने कारखानों का निरीक्षण करा सकेगा। इंस्पेक्टर राज्य से उसको पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया है। और नहीं तो लगातार निरीक्षण ही इंस्पेक्टरों का चलता रहता था और अनेकों प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। थर्ड पार्टी के निरीक्षकों को रजिस्टर कराने का, पंजीकृत कराने का काम पहले मुंबई में होता था। अब मुंबई में क्यों हो? अब हमने मध्य प्रदेश के लेबर कमिश्नर को इस कार्य के लिए अधिकृत कर दिया है। क्यों मुंबई जाएं? अपने प्रदेश में ही रजिस्टर, अपने प्रदेश में ही पंजीकरण, निरीक्षकों को पंजीकृत करने का कार्य किया जाएगा। 50 से कम श्रमिकों को नियोजित करने वाली संस्थाओं को विभिन्न श्रम कानूनों में निरीक्षण की परिधि से बाहर कर दिया गया है। कुटीर उद्योग, छोटे मोटे उद्योग वो निरीक्षण से ही परेशान रहते थे और इसलिए जो छोटे उद्योग हैं उनमें निरीक्षण नहीं होगा। अब उनमें निरीक्षण केवल लेबर कमिश्नर की अनुमति या वहां से कोई शिकायत प्राप्त होती है तो प्राप्त शिकायत के आधार पर ही हो सकेगा। रोज रोज इंस्पेक्टर निरीक्षण करने नहीं जाएंगे। मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम के प्रावधानों को आगामी आदेश तक शिथिल कर दिया गया है। अब कारखाने में ट्रेड यूनियन तथा कारखाना प्रबंधक अपनी सुविधा अनुसार विवादों का निराकरण कर सकेंगे। उन्हें विवादों के निराकरण के लिए लेबर कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। पूर्व से प्रचलित उद्योगों के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम अंतर्गत दंड की विभिन्न धाराओं में कंपाउंडिंग का प्रावधान किया जा रहा है, जिससे अनेक विवादों का निराकरण बिना न्यायालय जाए ही किया जा सके। इस संबंध में प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा रहा है। प्रदेश में जो नए उद्योग आने वाले हैं उनको आमंत्रित करने, उनके निवेशकों को आमंत्रित करने की दृष्टि से अगले 1000 दिनों में नए उद्योगों और निवेशकों को आमंत्रित करने की दृष्टि से औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 को छोड़कर जो श्रमिकों की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण चीजों से संबंधित है, शेष सभी प्रावधानों को शिथिल कर दिया गया है। तनख्वाह ठीक से मिले ये सुनिश्चित करते हुए अब उद्योग मालिक अपनी सुविधानुसार श्रमिकों का चयन कर सकेंगे। ऐसे उद्योग जहां 100 से कम श्रमिक कार्य करते हैं वहां मध्य प्रदेश औद्योगिक नियोजन अधिनियम के प्रावधानों से छूट दे दी गई है। अब हमारे अधिकांश एमएसएमई उद्योग अपनी आवश्यकता के अनुसार
श्रमिक रख सकेंगे ताकि उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो सके। औद्योगिक नियोजन अधिनियम कानून अब तक 50 से अधिक श्रमिक वाली स्थापनाओं पर लागू होता था। अब इसे बढ़ाकर 100 से अधिक श्रमिक वाली स्थापनाओं पर लागू कर दिया गया है। इससे छोटे उद्योगों को राहत मिलेगी और वो अपनी आवश्यकता के अनुसार श्रमिकों को नियोजित कर सकेंगे। वे श्रम सुधार जिनके प्रस्ताव हमें भारत सरकार भेजना था स्वीकृति के लिए, वो हमने भारत सरकार को भेजे हैं। फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत जो इकाइयां बिजली से चालित है, वहां पूर्व में 10 श्रमिक नियोजित करने पर उद्योगों को पंजीयन कराना पड़ता था। अब हमने 50 श्रमिक नियोजित करने पर पंजीयन कराए जाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है। इसका लाभ यह होगा कि ऐसी सभी इकाइयों को फैक्ट्री एक्ट के प्रावधानों से आजादी होगी और वो अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हुए उत्पादन बढ़ा सकेंगे। इसी प्रकार कारखाना अधिनियम फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत जो इकाइयां बिना बिजली के चलती हैं, वहां पूर्व में 20 श्रमिक नियोजित करने पर उद्योगों को पंजीयन कराना पड़ता था। अब हमने श्रमिकों की संख्या की सीमा हटाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है। उक्त संशोधनों से छोटे उद्योगों को कारखाना अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन कराने से मुक्ति मिलेगी। ठेका श्रम अधिनियम के अंतर्गत ठेकेदारों को अभी तक 20 श्रमिक नियोजित कराने पर पंजीयन कराना पड़ता था। अब 50 श्रमिक या उससे अधिक श्रमिकों को नियोजित करने पर ही पंजीयन कराना पड़ेगा। इसी प्रकार 50 से कम श्रमिक नियोजित करने वाले ठेकेदार बिना पंजीयन के भी कार्य कर सकेंगे। इससे छोटे ठेकेदारों को अत्यधिक राहत मिलेगी। ठेका श्रम अधिनियम के अंतर्गत उपरोक्तानुसार छूट दिए जाने के संबंध में भी भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। कारखाना अधिनियम के सुरक्षा संबंधी प्रावधानों को रखते हुए शेष सभी प्रावधानों को राज्य सरकार के द्वारा जो हमारी अधिकार क्षेत्र में था 3 माह के लिए शिथिल किया गया है। 1000 दिन के लिए शिथिल करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। ठेका श्रम अधिनियम, अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम तथा मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाहियों का समझौते से निराकरण करने के लिए कंपाउंडिंग की व्यवस्था करने का प्रस्ताव भी भेजा जा रहा है। औद्योगिक विवाद अधिनियम को 100 श्रमिकों वाली स्थापना के स्थान पर 300 श्रमिकों वाली स्थापना पर प्रभावशील किया गया है। उद्योगों एवं स्थापनाओं में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मियों के लिए फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की सुविधा दी गई है। लेबर लॉज के अंतर्गत निरीक्षण की व्यवस्था को और पारदर्शी बनाया गया है। विभिन्न सेवाएं प्रदान करने हेतु सिंगल विंडो सिस्टम की स्थापना की गई है। महिला श्रमिकों को
कारखानों तथा आईटी उद्योगों में रात्रिकालीन पाली में भी कार्य करने की अनुमति पहले से है। विभिन्न लेबर लॉज के अंतर्गत पंजीयन एवं रिटर्न दाखिल करने की समस्त प्रक्रियाएं हमने ऑनलाइन कर दी है। पंजीयन एवं रिटर्न दाखिल करने के लिए श्रम कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं है। इन सुधारों से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि मध्य प्रदेश में रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा, निवेश आकर्षित होगा, युवाओं को, बेरोजगारों को, मजदूरों को रोजगार मिलेगा और प्रदेश की आर्थिक गति तेजी से आगे बढ़ेगी। प्रबंधन और श्रमिकों के मध्य परस्पर सहयोग का वातावरण निर्मित होगा। कारखाना मालिक एवं दुकानदारों तथा उद्योगपतियों को शासकीय कार्यालयों में बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उद्योगों द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों में अनावश्यक सरकारी विभागीय हस्तक्षेप समाप्त हो जाएगा। निरीक्षण में पारदर्शिता आएगी। उद्योगों को अपनी सुविधा के अनुसार शिफ्ट में परिवर्तन करने का अधिकार होगा। श्रम सुधारों के माध्यम से जो श्रमिक हैं उनके हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। श्रमिकों के स्वास्थ्य, उनकी आजीविका, रोजगार एवं सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। ये प्रयास है चुनौती को अवसर के रूप में बदलने का। निवेश लाएंगे, रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे और आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश को आगे और बढ़ाएंगे। इसी के लिए प्रयास किए गए हैं। मित्रों, दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से लौटे लगभग 200 जमातियों को बंगाल सरकार अपने हिफाजत में रखेगी, ऐसा कहा है बंगाल सरकार ने। बंगाल सरकार का यह कहना है कि 200 जमातियों को न्यू टाउन, कोलकाता के न्यू टाउन में जो हज हाउस है वहाँ क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। वहाँ क्वारंटाइन सेंटर में ये तमाम जमाती रहेंगे और इनके खाने पीने का भी इंतजाम किया जाएगा, ऐसा कहना है कि बंगाल सरकार के एक अधिकारी का, उन्होंने ये जानकारी दी। और आगे हम बात करेंगे एक बार फिर से बंगाल की। बंगाल के आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के MMIC मेयर परिषद सदस्य पूर्णशशि राय ने एक संवाददाता सम्मेलन किया रानीगंज के बोरो कार्यालय में। और इस संवाददाता सम्मेलन के दौरान उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं। उन्होंने आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की गतिविधियों के बारे में बताया कि किस तरह से आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और मेयर जितेंद्र तिवारी लोगों की मदद करने में लगे हैं। और आपको बता दूं कि कल एक ज्ञापन दिया गया था वामपंथियों की तरफ से। यहाँ के विधायक है रोनू दत्ता, उनकी तरफ से ज्ञापन दिया गया था और बहुत तरह के आरोप लगाए गए थे सरकार पर, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर। इसी को लेकर एक संवाददाता सम्मेलन यहाँ किया गया और पूर्णशशि राय ने संवाददाताओं को संबोधित किया। उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा वामपंथियों पर और स्थानीय विधायक रोनू दत्ता पर। और उन्होंने रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की
बहुत ही प्रशंसा कर दी, क्योंकि रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स यहाँ बहुत तरह के काम कर चुका है और अभी भी सक्रियतापूर्वक रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से कार्य किए जा रहे हैं। आइए देखते हैं संवाददाता सम्मेलन के दौरान पूर्णशशि राय ने क्या দেখি বহু মানুষের কার্ড ছিল না, একটা যিনি বিধায়ক বলছেন রানীগঞ্জের ছোট্ট কথা বলছেন। এই 10 বছরের মধ্যে মামাটি মানুষের সরকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এখনো পর্যন্ত আমরা যা তথ্য সংগ্রহ করেছি তাতে 1 থেকে 2% মানুষের কার্ড নেই। এই যে 1 থেকে 2% মানুষের কার্ড নেই, তার জন্য মাননীয় মহানগরী জিতেন্দ্র কুমার তেওয়ারি মহাশয় প্রতিটা কাউন্সিলরকে দলমত নির্বিশেষে প্রতিটা কাউন্সিলরকে 7.5 কুইন্টাল করে প্রাথমিকভাবে চাল দিয়ে দিয়েছেন। যারা এই ধরনের কার্ড থেকে বঞ্চিত, যেমন ধরুন কার্ডের জন্য সে 4 নম্বর কি 10 নম্বর ফর্ম ফিল আপ করেছেন, তার কার্ড আসেনি লকডাউনের জন্য, তাদেরকে 5 কিলো করে চাল দেওয়ার জন্য এবং ইতিমধ্যে আমরা এটা শুরু করে দিয়েছি মাননীয় মেয়র জিতেন্দ্র তেওয়ারির নির্দেশ এবং আদেশ মতো প্রতিটা কাউন্সিল দলমত নির্বিশেষে। আশ্চর্য লাগছে, যারা 34 বছর ক্ষমতা ভোগ করলেন, যাদের বিধায়ক সাংসদ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ছিল, পঞ্চায়েত পৌরসভা, যিনি বিধায়ক এককালীন উনি এই পৌরসভারই পৌরপিতা ছিলেন, তো উনি তখন দেখেননি যে বহু মানুষের কার্ড নেই, যারা মানুষরা কার্ড থেকে বঞ্চিত, যেটা আমাদের বাংলার মামাটি মানুষের সরকার সেটাকে ওই পাপটা, যে বামফ্রন্ট সরকারের যে পাপ মানুষ কার্ড থেকে বঞ্চিত ছিল, সেটা আমাদের সরকারের মাধ্যমে আমরা 1 থেকে 2% নিয়ে এসেছি। আসানসোল পৌর নিগম এলাকার মানুষ জানেন, যিনি আসানসোল পৌর নিগমের দায়িত্বপ্রাপ্ত মেয়র মাননীয় জিতেন্দ্র কুমার তেওয়ারি মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন আসানসোল নাগরিকদের জন্য, এটা সকলেই জানেন। এবং জনে জনে মানুষ, পৌর নিগম এলাকার লক্ষাধিক মানুষ, তারা জায়গায় জায়গায় বিভিন্ন চা দোকান পান দোকানে বলছে যে আসানসোলের যিনি মহানগরী তার কোনো তুলনা নাই। কিন্তু আমরা যদি এটা প্রশ্ন করি মাননীয় বিধায়ককে, যখন লকডাউন চালু হলো তখন আপনি কোথায় ছিলেন? আসানসোলের বিধায়করা গ্রামে গ্রামে প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়েছে তার নিয়ে, আপনি রানীগঞ্জের মানুষের কাছে কোন জায়গায় গিয়েছেন? আপনার পার্টি মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি, তারা কি এই দূরত্ব বজায় রেখে থাকুন, বাড়িতে থাকুন, কোনো নাগরিকের কাছে আপনার পার্টি বা আপনি বিধায়ক হিসাবে গিয়েছেন? আপনারা বলছেন পুলিশের কথা, আজকে সারা বাংলার পুলিশ যেভাবে তাদের ঘর সংসার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন ছেড়ে বিভিন্ন জেলা থেকে পুলিশ কর্মীরা কাজ করতে এসছেন রানীগঞ্জ থানার মধ্যে, তারা কি অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন, এটা রানীগঞ্জের মানুষ বলছেন বিধায়ককে সার্টিফিকেটের দরকার নেই। আমাদের সাফাই কর্মীরা, আমাদের স্বাস্থ্যকর্মীরা, আমাদের ডাক্তারবাবুরা, নার্সরা, কম্পাউন্ডাররা, আপনারা সকলে অবগত আছেন যারা কিভাবে রানীগঞ্জে বা পশ্চিমবাংলায় তারা সার্ভিস দিচ্ছেন। এই তো দলদাসে পরিণত করেছিলেন রুনুবাবুরি সরকার, মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বামফ্রন্ট সরকার, পুলিশ দলগত দাস ছিল। মামাটি মানুষের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার হওয়ার পর নাগরিকদের আর থানায় গেলে ডায়েরি নিতে হয় না এমন কোনো কথা নয়, পুলিশ ডায়েরি নিয়ে নেয়, তার জন্য কোনো পার্টি কমরেডের সার্টিফিকেট লাগে না। পুলিশ যে কাজ সারা বাংলায় করছেন, আমরা বাংলাবাসী হিসাবে আসানসোল পৌর নিগমের সদস্য হিসাবে আমরা তাদের ধন্যবাদ জানাই এই ধরনের সেই পরিষেবা দেওয়ার জন্য। লজ্জা করা উচিত, উনি বিডিও সাহেবের কথা বলছেন। আপনারা বলুন তো, এই লকডাউনের মধ্যে প্রায় 2 মাস অতিক্রান্ত, এই 2 মাসের মধ্যে একটা বিডিও সাহেব কি তাদের বাড়ি যেতে পেরেছেন? সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তারা মানুষের কাজ করছেন। বিডিও অফিসের যারা স্টাফরা আছে তারা বাড়ি যেতে পেরেছেন? যারা এখানে স্থানীয়ভাবে চাকরি করেন বিডিও অফিসে, তারা সব সময় অফিসে থেকে মানুষের পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। কয়েকদিন আগে মাননীয় মহকুমা শাসকের দপ্তরে সর্বদলীয় একটা বৈঠক হয় রেশনিং নিয়ে, সেখানেও তো মাননীয় রনু দত্ত মহাশয়ের পার্টির প্রতিনিধি ছিলেন, উনি তো উচ্চ প্রশংসা করলেন যে না রেশন বন্টন ঠিক আছে। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের যারা প্রতিনিধি ছিলেন তারাও বললেন, তখন তো রনু দত্ত মহাশয় তার যিনি পার্টির প্রতিনিধি ছিলেন তাকে দিয়ে ওই মহকুমা শাসকের দপ্তরে যে রেশনিং ব্যবস্থা তার প্রশ্ন কোনো তোলেননি। আমরা বলতে চাই মাননীয় মহানাগরিক জিতেন্দ্র কুমার তেওয়ারি মহাশয়ের নির্দেশে উদ্যোগে প্রত্যেকটা কাউন্সিলরের সহযোগিতায় পৌর নিগমের ঝাড়ুদার থেকে আরম্ভ করে সাফাই কর্মী থেকে আরম্ভ করে স্বাস্থ্যকর্মী থেকে আরম্ভ করে যারা আজকে অক্লান্ত পরিশ্রম করে মানুষের পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছেন, তাদেরকে রনুবাবুকে শিখবার আছে, তাদের কাছ থেকে দেখার আছে। আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বদলীয় বৈঠক করেছেন,
তাদের যারা রাজ্য স্তরের নেতৃত্ববৃন্দ আছেন তারাও প্রশংসা করেছেন এবং শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছেন যে এই লকডাউনের সময় আমরা আপনার পাশে আছি, সরকারের পাশে আছি। কিন্তু আমাদের লজ্জা লাগছে এইখানকার বিধায়ককে দেখে, উনি সিপিএম, উনি বিজেপিকে সাথে নিয়ে আজকে সকালে যদি এইখানে আসছেন সিপিএমের লোকরা, ডিএফ এর কর্মীরা, সিটুর কর্মীরা, তো বিকেলবেলায় বিজেপির কর্মীরা ভিডিও ভেসে যাচ্ছেন। যৌথভাবে যে শৃঙ্খলা ভঙ্গ করছেন এই লকডাউনের পিরিয়ডের সময়, আমরা বলবো বিরত থাকুন, মানুষের কাছে যান, মানুষকে সচেতন করুন, মানুষকে বলুন যে দূরত্ব বজায় রেখে আপনারা আপনাদের হাট বাজার ওষুধপত্র কেনাকাটির যা দরকার করুন এবং সকলে মিলে বাড়িতে থেকে থাকুন, যাতে যে উদ্যোগটা সারা পৃথিবী জুড়ে চলছে সেটা যেন পালন করা হয়। সকলেই জানেন, প্রেস বন্ধুরা তো আরও বেশি করে জানেন, তারা যোগাযোগ আছে পৌর নিগমে, এই বড় অফিসে যাওয়া আসা আছেন। আমাদের যিনি বড় চেয়ারপারসন আছেন সঙ্গীতা সারদা, সে প্রায় 2 মাস ধরে অসুস্থ। মাননীয় মহানগরী জিতেন্দ্র কুমার তেওয়ারি মহাশয় নিজে রানিগঞ্জ বড়কে স্পেশালিভাবে দেখছেন। আমি এইটুকু আজকের আসানসোল পৌর নিগমের পক্ষ থেকে মাননীয় বিধায়কের মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির যারা সদস্যবৃন্দ আছে তাদের কাছে বলতে চাই, রাজনীতি ছেড়ে দেন, বিজেপির হাত ছেড়ে দেন, মানুষের পাশে থাকুন। এই দুঃসময়ে লকডাউনের যে পরিস্থিতি, সারা বিশ্ব জুড়ে হাজার হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে, সরকারের পাশে থেকে সরকারকে সাহায্য করুন। আমি যদি মাননীয় বিধায়ককে প্রশ্ন করি, ঈদের সময় যে মেটেরিয়ালসে আমার মুসলিম ভাইদের জন্য দেওয়া হয়, উনি 3 বছর আগেকার, এবছরও দেওয়া হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে বিধায়কদের, 3 বছরের উনি তালিকা প্রকাশ করুন যে ঈদের যে মেটেরিয়ালসটা বিধায়ক হিসাবে উনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে পেয়েছেন, উনি কাদের দিয়েছেন। আমি তো ধন্যবাদ জানাই রানিগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সকে, তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে একটা সামাজিক সংগঠন যে দায়টা রানিগঞ্জ মানুষের জন্য তুলে নিয়েছেন এই লকডাউনের সময়। আসানসোল পৌর নিগম, বিভিন্ন এনজিওকে এবং রানিগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সকে আমরা ধন্যবাদ জানাই পৌর নিগমের সাথে সহযোগিতা করার জন্য, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতা করার জন্য। আমি পরিশেষে বলতে চাই, মাননীয় মহানগরী জিতেন্দ্র কুমার তেওয়ারির নির্দেশ, প্রতিটা মানুষ রেশন পায়, প্রতিটা মানুষ রেশন পাবে। যারা কার্ডবিহীন, যারা কার্ডের জন্য দরখাস্ত করেছিলেন, যারা নথিভুক্ত করাবার জন্য আবেদন করেছিলেন, তাদেরকেও আসানসোল পৌর নিগম মাননীয় মেয়র জিতেন্দ্র তেওয়ারি মহাশয় চালের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। ইতিমধ্যে আমরা কাউন্সিলরের মারফত আমরা সেটা বন্টন করছি। আমি রুনুবাবুকে বলবো, আপনার দলেরও কাউন্সিলররা আছেন, তাদের সঙ্গে কথা বলুন। তাদের সঙ্গে কথা না বলে আপনি মিডিয়ার সামনে এসে রানিগঞ্জের মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবেন না। আমরা মামাটি সরকারের সৈনিক, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, আসুন বক্সিংগানা মানুষকে রাজনীতি না করে আমরা পাশে দাঁড়াই। আর বিজেপিকে বলতে চাই যে আপনাদের সাংসদ তাকে ডাকুন মানুষের পাশে থাকার জন্যে। টুইটারে আর ফেসবুকে আর হোয়াটসঅ্যাপে বড় বড় বক্তব্য রাখলে হবে সাংসদের মন্ত্রীর? আজকে আসানসোলের ওনার এলাকার যারা ভোটার, যারা মানুষ, জনগণ, তারা আজ তার ব্যবহারে মানে ব্যথিত, দুঃখিত যে উনি চুল কেটে নাটক করে ফেসবুকে টুইটারে দিয়ে বাংলার মাটি মানুষের সরকারের দুর্নীতি দেখতে পাচ্ছেন। দয়া করে উনি নিজের কেন্দ্রে আসুন, মানুষের পাশে থাকুন। রাজ্যের টিম যদি আসতে পারে, ভারতের মন্ত্রী, স্থানীয় সাংসদ বাবুল বাবু এখানে আসতে मित्रों, हमने आपको खास बात इंडिया में बताया था कि आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जितेंद्र तिवारी और यहाँ के कमिश्नर खुर्शीद अली कादरी ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान ये बताया कि जो छोटे व्यवसायी हैं, उद्योगपति हैं, उनको ट्रेड लाइसेंस में छूट दी जाएगी। और उन्होंने बताया था कि अगर 500 तक जिनके ट्रेड लाइसेंस की फीस है, उनको 50% की छूट दी जाएगी। इसके बाद इससे ऊपर जिनकी फीस है, उन्हें 40%, 25% और आखिर में 15% तक की छूट की बात उन्होंने कही। और उन्होंने कहा कि जो टैक्स हैं, घरों के टैक्सेस जो
हैं, जो होल्डिंग टैक्सेस हैं उनकी वो तो ऑनलाइन व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन जो लोग यहाँ आकर जमा करना चाहते हैं हर दिन 50 लोगों के टैक्स फीस लिए जाएंगे। ऐसी बात मेयर जितेंद्र तिवारी और कमिश्नर खुर्शीद अली कादरी ने कही थी। और इसके बाद हम आपको लिए चलेंगे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दीपक प्रकाश का हार्ट अटैक हो गया है और हार्ट अटैक की वजह से उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है, रिम्स में दाखिल कराया गया है। और उनके हालत की खबर, उनकी स्थिति की खबर प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी ली। और आगे हम आपको लिए चलेंगे एक और महत्वपूर्ण खबर की तरफ। आपको बता दें कि लॉकडाउन का ये दौर चल रहा है, ऐसे में कलाकार क्या करते हैं, ऐसे में जो सेलिब्रिटीज हैं उनके बारे में हम लोग सोचते हैं कि आखिर वो क्या करते होंगे। हमारे पास एक वीडियो आ रहा है सनी लियोनी का। सनी लियोनी इस लॉकडाउन के दौर में सफाई का काम कर रही हैं। एक टिकटॉक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, हम आपको दिखा रहे हैं वो वीडियो, आप भी देखिए कि किस तरह से सफाई कर रही हैं सनी लियोनी। इन्हीं खबरों के साथ हम लेंगे फिलहाल आपसे इजाजत। आप हमारे वेबसाइट www.खासबात.co पर रखें खास नज़र, हमारे ट्विटर अकाउंट पर रखें खास नज़र और हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी नज़र रखें ताकि आप अपडेट रह सकें। हमारे फेसबुक पेज पर भी आप हमेशा नज़र रखें, पल पल आप अपडेट रहेंगे। यहीं करते हैं ख़त्म, आपसे लेंगे इजाज़त। आप तमाम लोगों को एक बार फिर से बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। नमस्कार।